नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ के असाइनमेंट की। असाइनमेंट के पहले क्वेश्चन में हमें एक अनसीन पैसेज गिवन है जिसका टॉपिक है मास प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन क्या होता है? मास प्रोडक्शन का मतलब होता है जब किसी एक आर्टिकल की हम एक बड़े पैमाने पर उसका मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं, वो मेथड मास प्रोडक्शन कहलाता है। इसी पैसेज में हम देखेंगे हमें हैंडमेड आर्टिकल्स और मास प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स के बीच में डिफरेंस शो किया गया है। इसी पैसेज से रिलेटेड हमें लास्ट में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टर्म मास प्रोडक्शन कम इनटू यूज़। जो मास प्रोडक्शन जो टर्म है वो कब यूज़ में आनी शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा व्हेन द न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स इन ग्रेट नंबर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, अ न्यू नेम वाज वांटेड फॉर इट एंड मास प्रोडक्शन वाज द वन दैट केम इनटू यूज़। जब एक आर्टिकल का एक बड़े पैमाने पर यूज़ या उसका मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुआ, तभी जो मास प्रोडक्शन जो टर्म थी वो यूज़ में आनी शुरू हो गई। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वाई आर हैंडमेड आर्टिकल्स डियरर दैन मास प्रोडक्शन गुड्स। जो हैंडमेड आर्टिकल्स है, जो अपने हाथ से बनाए हुए आर्टिकल्स हैं, वो मास प्रोड्यूस्ड गुड से किस तरीके से बेटर हैं? तो इसका आंसर होगा कि जो हमारे क्राफ्ट्समैन थे वो अपनी पूरी स्किल्स का यूज़ करके, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक बेस्ट क्वालिटी आर्टिकल को प्रोड्यूस करते थे। और जो मास प्रोडक्शन जो गुड्स हैं वो सभी मशीनरी द्वारा उसमें ज़्यादा फोकस क्वांटिटी पे रखा जाता है, लेकिन जो कि क्राफ्ट्समैन जिन चीज़ों को बनाते थे वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रखते थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इनैमिनेट द क्वालिटीज़ ऑफ अ क्राफ्ट्समैन इन ओल्डर टाइम्स। इसमें भी सेम चीज़ ही आएंगी कि जो क्राफ्ट्समैन थे जब प्रोडक्शन करते थे वो किस किस चीज़ का ध्यान रखते थे, कि वो अपनी स्किल्स का बेस्ट यूज़ करते थे, टाइम का बेस्ट यूज़ करते थे। उनके लिए क्वांटिटी ज़्यादा मैटर ना करके क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज को रीड करने के बाद आपको एक टॉपिक या टाइटल सजेस्ट करना है इस अनसीन पैसेज के लिए। तो हमारा आंसर होगा मास प्रोडक्शन। इसी पैसेज से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनका मीनिंग जानकर उनको अपने तरीके से एक मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज़ करना है। हमारा फर्स्ट वर्ड है पॉटरी। अब पॉटरी क्या होता है? पोट्री होता है मिट्टी के बर्तन। एनवाइड होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जेलस। इंडिविजुअलिटी मतलब किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत बर्ताव, व्यक्तिगत बिहेवियर, उसकी टोटली पर्सनैलिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी होती है। मास प्रोड्यूस, जैसे कि हमने इस पैराग्राफ में भी पढ़ा है कि जब एक चीज़ का एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो वो मास प्रोड्यूस्ड होता है। इंग्रेव्ड होता है गड़ा हुआ, किसी चीज़ के अंदर गड़ा हुआ। इसी तरह से अब हम देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा एक ग्रामेटिकल सेक्शन है जिसमें मेनली 2 क्वेश्चंस गिवन है। पहले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है, वहीं सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ फिलअप्स दिए हुए जिसमें हमें राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करनी है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें जो सेंटेंस गिवन है वो एक डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला सेंटेंस है, द पैसेंजर सेड विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमिजिएटली। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? द पैसेंजर आस्क मी दैट व्हेन आई वुड लीव द कंपार्टमेंट। इसी तरीके से हमें 10 सेंटेंसेस दिए, हमें इन सभी को रूल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मैं आपको एक और बता देती हूँ। हमारा फोर्थ सेंटेंस है, गांधी सेड शैल आई ट्राई टू रूट आउट द डिसीज ऑफ कलर प्रेजुडाइज। इसका आंसर क्या होगा? गांधी आस्क्ड इफ ही वुड ट्राई टू रूट आउट द डिसीज ऑफ आर कलर प्रेजुडाइज। इसी तरह से बाकी सेंटेंस को भी आप सेम तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स।
हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो इसकी फर्स्ट फॉर्म में गिवन है, हमें वो राइट फॉर्म में सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें क्या फॉर्म फिट बैठती है उसके हिसाब से हमें उसको फिल करना है। हमारा पहला सेंटेंस है डिड यू रिमेंबर लॉक द सेफ। इसमें जो हमारी वर्ब है वो है लॉक। अब लॉक की कौन सी फॉर्म है जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही है, तो हमारा आंसर होगा डिड यू रिमेंबर टू लॉक द सेफ। सेकेंड सेंटेंस है रीटा हॉप्ड डैश अ बकेट ऑफ क्लीन वाटर। अब इसमें जो वर्ब है वो है गेट, सो इसका क्या होगा रीटा हॉप्ड गेट अ बकेट ऑफ क्लीन वाटर। फिर फॉर एग्जाम्पल हमारा फिफ्थ है माई सिस्टर्स अफ्रेड ऑफ हाइट्स शी रिफ्यूज्ड गो रॉक क्लाइंबिंग। इसमें जो गो है वो हमारी वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा माई सिस्टर्स अफ्रेड ऑफ हाइट्स शी रिफ्यूज टू गो रॉक क्लाइंबिंग। इसी तरीके से हम जो बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको उनकी सही फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ करके लिखेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी एक राइटिंग पोर्शन है जिसमें हमें 3 क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है ड्राफ्ट अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इन अबाउट 250 वर्ड्स। अब बायोग्राफिकल स्केच क्या होता है? बायोग्राफिकल स्केच का मतलब होता है किसी एक महान व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो उसकी लाइफ के बारे में, उसके जन्म से लेकर उसने अपनी लाइफ के जो कार्य किए, उसके जो लाइफ के मेन इवेंट्स थे, हम उनको शो करते हैं। और कोई किसी और बायोग्राफिकल स्केच हमेशा किसी और के द्वारा लिखा जाता है उस व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पे हमें बोला गया है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। तो जब हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे उनकी बर्थ डेट। जैसे हमने लिखा है महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में, तो अब उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनके बर्थ के बारे में लिखना है कि वो कहाँ हुई है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है MS धोनी वॉज बोर्न ऑन 7 जुलाई 1981 इन रांची बिहार इन ए हिंदू राजपूत फैमिली। फिर सेम एज उनकी फैमिली के बारे में हमें कुछ चीज़ बतानी है, उनके फादर नेम, उनका मदर नेम। उसके बाद हम उनकी स्कूलिंग के बारे में लिखेंगे कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से शुरू हुई। तो धोनी डिड हिज स्कूलिंग एट DAV जवाहर विद्या मंदिर रांची झारखंड। इसके बाद हम उनकी स्कूल लाइफ के जो मेन इवेंट्स होते हैं, जो चीज़ें याद रखने लायक हैं, वो सभी मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है उनके करियर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से उनके करियर को एक स्टार्ट मिला, वो सब चीज़ें जो मेजर जो डेट्स हैं वो मेंशन करके वो चीज़ें लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि इन 1998 MS धोनी सेलेक्टेड फॉर द सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL टीम टिल 1998 ही प्लेड फॉर द स्कूल क्रिकेट टीम। 1998 तक उन्होंने अपनी स्कूल क्रिकेट टीम में ही प्ले किया। फिर इसके बाद फॉर द 1999 to 2000 सेशन ही गॉट सेलेक्टेड इन द सीनियर बिहार रांची टीम एट द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र में स्कूल से निकलते ही उन्होंने अपना पहला सिलेक्शन मिला किसमें, सीनियर बिहार रांची टीम में। इसी तरीके से जब हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में लिखते हैं तो हम उसकी स्कूल लाइफ के बाद जो उसके करियर का जो स्टार्ट है उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद हमने लिखा कि उनको कौन कौन से अचीवमेंट्स मिले, कौन कौन से अवार्ड्स मिले, कौन कौन से ऑनर मिले, किस तरीके से उन्हें स्टेप बाय स्टेप अपने करियर में अचीवमेंट्स मिलती रही। जैसे कि हमने उनके नेशनल ऑनर्स और स्पोर्टिंग ऑनर्स को अलग अलग फील्ड्स में बांट दिया। जैसे उनके नेशनल ऑनर्स क्या थे, 2018 में पद्म भूषण, 2009 में पद्मश्री, 2007 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और उनके काफ़ी सारे स्पोर्टिंग ऑनर्स भी थे, वो भी हमने यहाँ पे ईयर वाइज मेंशन किए हुए हैं। इसी तरीके से जब भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन या किसी भी XYZ इंसान का अगर हम बायोग्राफिकल स्केच ले रहे हैं तो उसकी लाइफ के मेन इवेंट्स को पॉइंट आउट करना है विद द ईयर ऑफ हेल्डिंग, वो जिस भी ईयर में हुए हैं। और मेजरली आप ये पॉइंट रखेंगे कि उसकी मेजर इवेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएं, उसकी फैमिली और उसके बर्थ डेट और उसका बर्थ ऑफ प्लेस, ये सब सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं। सेकेंड क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट इज स्टिल प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटीज़। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है?
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है जब हम मेन और वुमेन जो दोनों अलग अलग जेंडर्स है उनको इक्वली ट्रीट नहीं करते, उनके बीच में इनइक्वालिटी बनाए रखते हैं। उस सिचुएशन को जेंडर इनइक्वालिटी कहा जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी को हम जेंडर बायसनेस भी कह सकते हैं और सेक्सिज्म भी कह सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी एक वीक पॉइंट है हमारी सोसाइटी का। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो एक पैटर्नल सोसाइटी है, जो हमेशा से ही जो मेल्स हैं उनको ऊपर रखा जाता है और फीमेल्स को हमेशा से ही नीचे दर्जे पर देखा जाता है, और उनको हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, चाहे वो फैमिली हो या वर्क प्लेस हो या स्टडी हो या कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, उनको हमेशा पीछे रखा जाता है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी जो 24 से 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो लाइकली टू मेन ज़्यादा पॉवर्टी में अपनी लाइफ स्पेंड करती हैं। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग भी है। जो हमारी पुरानी सोच जो चली आ रही है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देने का। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार एक सेकंड रिपोर्ट हमारी एक और आई थी जिसके अनुसार 120 वुमेन पर 100 मेन इन टिल 2030 तक वो ज़्यादा पॉवर्टी में लाइफ अपनी स्पेंड करेंगी। और जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो इन चीज़ों में तो दिखाई देती है। इसके अलावा स्टडीज़ जो कि लिटरेसी जो कि हर एक का एक फंडामेंटल राइट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों को उस चीज़ का उतना ही हक है, वो उन सभी का अधिकार है। तो एक लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग एज पर 2011 सेंसस डाटा लिटरेरी रेट्स वर 82.14 फॉर वुमेन एंड 65.46% फॉर वुमेन। यहाँ भी देखा जा सकता है कि दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे वुमेन्स को ये डिफरेंस झेलना पड़ता है, जैसे डाउरी डेथ्स, मैरिटल रेप्स। ये हैं जो हमारी सोसाइटी की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सुधारने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है? जब बच्चे की स्कूलिंग की जाती है तो सबसे पहले दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जहां हम उसको सिखा सकते हैं कि मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी एज वेल एज रिस्पेक्ट। और हमें अपने आसपास इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी होगी। दीज आर द एक हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी फ्यूचर अगर हमें लोकेट करना है तो उसके लिए हमें जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना होगा। और उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद से भी कर सकते हैं, हम उन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट विशिंग टू सीक एडमिशन इन इग्नू एंड एन एडमिशन हेल्प डेस्क इंचार्ज। इसमें हमें एक डायलॉग राइटिंग लिखनी है, किसके बीच में? एक स्टूडेंट और एक इंचार्ज के बीच में। एक स्टूडेंट जिसको एडमिशन लेना है इग्नू में और इंचार्ज जो कि इग्नू में वर्क पे है। तो हम इसमें क्या क्या लिखेंगे? अब ऑब्वियस है कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो हम 1 बाय 1 एक कन्वर्सेशन लिखेंगे जिसमें कि वो जिस कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहता है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है, वो क्या सब्जेक्ट ले उसके बारे में पूछ सकता है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा उसके बारे में पूछ सकता है। तो वो सभी क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 पुट करेंगे और 1 बाय 1 का आंसर देंगे। तो इस तरीके से हम एक कन्वर्सेशन लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ये कन्वर्सेशन आपको दी हुई है। इसी तरीके से कि हम मार्किंग स्कीम के बारे में भी पूछ सकते हैं, या हमें असाइनमेंट किस तरीके से बनाने हैं या किस तरीके उनको फॉलो करना है। हम जितनी भी इंफॉर्मेशन एक एडमिशन लेते वक्त एक स्टूडेंट को नीडेड होती है वो सभी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पुटअप करके वो चीज़ें क्लैरिटी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा असाइनमेंट था BE GLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ का। थैंक यू।